नमस्कार साथियों, मैं संतोष पाल सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेटर, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा सोचो.com में आपका स्वागत है। हमारा अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, संतोष पाल सिंह के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें। उसके बाद आगे जितने भी वीडियो हम डालेंगे वो सभी आपको देखने को मिल पाएंगे। इस वीडियो में साथियों हम बताना चाहते हैं, कई बार देखा गया है कि कुछ बच्चे लर्निंग डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। तो लर्निंग डिसऑर्डर के शिकार बच्चे क्यों होते हैं और उनके लक्षण क्या हैं, उन्हें कैसे पहचानेंगे लर्निंग डिसऑर्डर के शिकार वाले बच्चों को। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए भी है जिन पेरेंट्स के बच्चे इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, या जो पेरेंट्स इस प्रकार के बच्चों की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तथा उसके साथ साथ उन स्कूल या स्कूल प्रबंधक और टीचर्स के लिए भी है जिनके स्कूल में इस प्रकार के बच्चे अक्सर कर देखने को मिल जाते हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल कंडीशन होती है और डिसलेक्सिया होती है। डिसलेक्सिया से जो भी प्रभावित बच्चे होते हैं उनके सामने इस प्रकार की लक्षण देखने को मिलते हैं और ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इस वीडियो में आप पूरा देखेंगे कि लर्निंग डिसऑर्डर के लक्षण क्या होते हैं, उन्हें किस प्रकार से पहचानेंगे लर्निंग डिसऑर्डर, और उसके सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। हाउ टू आइडेंटिफाई अ चाइल्ड विद अ लर्निंग डिसऑर्डर। साथियों, अब आपको अक्सर कर हमें देखने को ये मिलता है, हमारे जो बच्चे होते हैं वो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लर्निंग डिसऑर्डर का। बच्चों को सीखने की समस्या रहती है और हमें किन किन बच्चों को सीखने की समस्या रहती है, उन बच्चों को सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि आइडेंटिफाई करें कि हमारा बच्चा, जैसे कि कोई भी बच्चा है और जो 1 ईयर के आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर का हो रहा है, तो उसमें कई प्रकार की डिसऑर्डरिंग थिंग होती हैं, मीन्स क्षमताएं नहीं होती हैं। जैसे कि लर्निंग डिसऑर्डर का मतलब होता है सीखने की क्षमता नहीं होती है। तो इस टॉपिक को हमें आगे बढ़ना है, कैसे पहचाने कि आपका बच्चा लर्निंग डिसऑर्डर का शिकार है या फिर उसे सीखने की क्षमता उसके अंदर नहीं है, उसे पहचानेंगे कैसे। यहाँ पर देखिएगा प्री स्कूल चिल्ड्रन का मतलब होता है जैसे कि जो नर्सरी केजी 1 प्ले ग्रुप यहाँ तक के जो बच्चे होते हैं वो आपके प्री स्कूल चिल्ड्रन कहलाते हैं, या फिर आपके घर में जब तक बच्चे रहते हैं प्ले स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं। अब चूंकि क्या है कि हम लोगों के पास समय का अभाव रहता है, इस वजह से हम लोग स्कूल में बचपन से ही बच्चों को भेजने लगे, नहीं तो स्कूल क्लास 1 से पहले बच्चों को भेजा जाता था। अब क्या है कि जब स्कूल में भेजने से पहले ही जो कंडीशन होती है, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, वो कौन सी डिसेबिलिटीज़ होती हैं और कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि बच्चों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों साथियों क्या कि डिले इन स्पीकिंग। जैसे कि आपका बच्चा एक निश्चित समय पर बोलना शुरू नहीं कर पा रहा है, जबकि उसे शुरू कर देना चाहिए लेकिन नहीं शुरू कर पा रहा है, तो उसके अंदर क्या है कि आप ये समझ सकते हैं कि लर्निंग डिसऑर्डरिंग है। मीन्स जो आप सभी लोग घर में कर रहे हो, जो माहौल में हो रहा है, जो आपकी सोसाइटी में हो रहा है, उस चीज़ पे उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, वो अपने आप में मस्त है। सेकंड क्या होता है, पुअर क्लैरिटी इन स्पीच। अगर वो बोलता भी है तो वह स्पष्ट तरीके से क्लैरिफाई नहीं होता है, मीन्स जो भी बोल रहा है उसमें क्लियरिंग नहीं आ रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये भी एक उसका लर्निंग डिसऑर्डर का शिकार माना जाता है। तो आप इसमें टेंशन ना लें कि अब जैसे बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो आप इतना ज़्यादा टेंशन है, उसे बोलने का प्रयास करवाएं। ये नहीं कि आप अगर बच्चा आपका लर्निंग डिसऑर्डर का शिकार हो गया तो अब आप क्या करेंगे, आपका बच्चा बर्बाद हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ बच्चों के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डिसऑर्डरिंग होता है, और जो डिसऑर्डरिंग थिंग होता है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो डिसलेक्सिया के कारण होता है। डिसलेक्सिया कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है। डिसलेक्सिया वैसे तो बहुत बड़ी बीमारी, अगर उसे देखा ना जाए, उसे समझा ना जाए तो बहुत बड़ी बीमारी है। अगर डिसलेक्सिया को समझ लिया तो बहुत छोटी बीमारी हो जाती है। उसके साथ हमें मिल करके खड़े होकर के बच्चों के साथ चलना पड़ेगा, तब जा करके डिसलेक्सिया जैसी बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है, जो कि लर्निंग डिसऑर्डर के तहत आती है। तो बच्चों के अंदर जो पुअर क्लैरिटी इन स्पीच होता है, जैसे कि जब भी वो बोलना चाहता है तो उसकी जो क्लैरिटी होती है वो स्पष्ट नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है। उसके लिए क्या करें, आप बच्चे के साथ बैठ करके उसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कराएं
जिससे कि वो स्पष्ट तरीके से बोले। डिले इन वॉकिंग, कई बार क्या होता है कुछ बच्चे फिजिकली स्ट्रांग तो होते हैं लेकिन उन्हें भय बना रहता है, इंटरनली वो क्या करते हैं कि आंतरिक तरीके से वो भयभीत रहते हैं कहीं मैं गिर न जाऊं। तो इसके लिए उनके सामने आप क्या करें, आप लोग खुद प्रैक्टिस करें। जैसे कि आप बैठे हो, ठीक है ना, आप खड़े हो उसके सामने, वैसे तो अमूमन आप खड़े होते रहते हो, बैठते रहते हो, सब कुछ कहते रहते हो, लेकिन उसका इस तरफ ध्यान नहीं होता है। आप क्या करें कि उसे एक एकांत में ले जाएं, एकांत में ले जा करके उसके साथ क्या करें, आप बैठक उठक खेलें, ठीक है ना। और वो आपको देख करके वो शायद है कि करने लगेगा, और जब वो खड़ा होने लगेगा फिर अब वो डरता है चलने से, तो उसके लिए आप क्या करें, वॉकर वगैरह जैसे ऐसी चीज़ें हैं इन्हें सब उसे अवेलेबल कराएं ताकि वो वॉकिंग भी सीख जाए, क्योंकि जो उसके अंदर भय होता है गिरने का वो भय निकल जाएगा। उसके साथ साथ उसके साथ के जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनके साथ भी उसे घुमाएं, क्योंकि जो फ्रेंडशिप होता है किसी भी प्रकार की बीमारी का समाधान अगर आप चाहते हैं, उसका क्योर चाहते हैं, अगर उसको प्रॉब्लम है उसका अगर आप समाधान चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार के बच्चों के साथ उसे ले जाना पड़ेगा जहाँ पर वो वॉकिंग, अगर जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो वॉकिंग किस तरीके से करें वो वॉकिंग भी सीख सके। नेक्स्ट है पुअर लैंग्वेज डेवलपमेंट। कई बार क्या होता है कि जब छोटा बच्चा जब भी सीखने की शुरुआत करता है तो उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो किसी न किसी प्रकार की लैंग्वेज जो डेवलपमेंट होता है, उस लैंग्वेज डेवलपमेंट उस समय जिस समय उसके अंदर होना चाहिए, जिस लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट उस समय होना चाहिए, अक्सर कर क्या होता है कि या तो वो किसी इस प्रकार के लोगों के साथ आ जाता है जो लोग गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, या इस प्रकार के लोगों के साथ आ जाता है जो बहुत कम बोलने वाले होते हैं। तो बच्चे के साथ अच्छी भाषा बोलने वाले लोगों के साथ उसे रखें तो निश्चित रूप से पुअर लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर उसका है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, इम्पाइंस ऑब्लिक कॉल इट टू द थिंग्स और एनी पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर कर आपने देखा होगा आपका बच्चा क्या है, कभी दीवार से टकरा जाता है चलते चलते, वो समझ ही नहीं पाता है कि ये दीवार है और वो एक्सीडेंट कर जाता है उससे। अक्सर कर क्या होता है किसी खंभे से टकरा जाता है, किसी व्यक्ति से टकरा जाता है। आप किसी बगीचे में घूमने के लिए ले जाते हो, ऑर्चार्ड में जाते हो तो किसी पेड़ से टकरा जाता है या किसी जानवर से टकरा जाता है, कहीं रास्ते में कोई चल रहा होता है उससे टकरा जाता है। इस प्रकार की हैबिट आपने देखी, कई लोगों में तो ये हैबिट बहुत समय तक रहती है। ऐसा नहीं कि तो वो लोग बिल्कुल बेकार होते हैं, उनके अंदर सेंस नहीं होता, सेंस तो होता है, बट उनका क्या होता है कि वो जो उनका सब कॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा होता है, कॉन्शियस माइंड उस समय उनका वर्क नहीं कर रहा होता है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। तो उस समय क्या होता है कि उनका जो सब कॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा होता है, उस सब कॉन्शियस माइंड के जरिए से वो अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं, अंदर ही अंदर सारा काम करते होते हैं। इस वजह से क्या होता है, ऐसे लोगों के अंदर, ऐसे बच्चों के अंदर एम्पाइंस अथवा कॉलिट के शिकार होते हैं, इस प्रकार की जो टकराने की जो उनकी हैबिट होती है। नेक्स्ट है आपका रिवर्सिंग नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट। ये बहुत बड़ी समस्या और अक्सर कर यह समस्या देखने को मिलती है बच्चों के अंदर, रिवर्सिंग नंबर्स की या अल्फ़ाबेट की। रिवर्सिंग नंबर्स अल्फ़ाबेट की समस्या क्या है, जैसे कि बच्चा ये समझ नहीं पाता, मतलब उसके अंदर एक प्रतिबिंब बन जाता है कि ये बी को वो डी समझता है, डी को बी समझता है। अब वो अपने अंदर में ही क्या हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है पूर्ण रूप से। क्या होता है कि वो समझ ही नहीं पाता है कि बी कौन सा बना है, डी कौन सा बना है। वो कंफ्यूज में हो जाता है और डी को बी समझ बैठता है और बी को डी समझ बैठता है, क्योंकि उसके अंदर जो एक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि एक मिरर होता है और वो उस क्षमता को नहीं समझ पाता है कि ये बी है या डी है। वो कंफ्यूज होता रहता है और वो फिर जब कंफ्यूज हो जाता है तो जो उसके समझ में आता है लिख देता है। उसी तरीके पी और क्यू के साथ उसके साथ होता है कि क्यू को पी समझता है, पी को क्यू समझता है। इसी प्रकार से नंबर्स के साथ होता है, 25 को वो 52 समझता है, 52 को कई बार 25 समझता है। इसी प्रकार से क्या होता है, 12 को वो 21 समझता है, 21 को वो 12 समझता है। ये भी उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इस प्रकार से कई नंबर्स के साथ उसके सामने एक प्रॉब्लम आ जाता है। और भी कई नंबर्स होते हैं, जैसे 66 को वो 99 समझ बैठता है, 99 को 66 समझ बैठता है, 9 को 6 समझ बैठता है, 6 को 9 समझ बैठता है। ये उसके अंदर एक रिवर्सिंग नंबर या रिवर्सिंग डिस्केपेबिलिटी होती है, इसकी वजह से उसके साथ ऐसा होता है। और क्या होता है उसके साथ साथ कन्फ्यूजिंग विद लेफ्ट राइट, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल। जैसे कि लेफ्ट राइट के साथ तो मैं समझता हूँ कि 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि जब भी असेंबली टाइम में पीटी होता है तो पीटी के समय पर जब अभ्यास कराया जाता है तो बच्चों से कहा जाता है टर्न राइट, तो टर्न लेफ्ट की अगर बात किया तो बच्चा राइट टर्न कर जाता है
और उससे कहा टर्न राइट, तो वो लेफ्ट टर्न कर जाता। बहुत से बच्चे लगभग आप देखें, इस प्रकार का प्रैक्टिस करें घर में भी, अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो उसमें आप जब देखेंगे अपने सभी बच्चों को इकट्ठा करके उनसे इस प्रकार का प्रैक्टिस कराएं, तो उसमें आप ये देखने को मिलेगा लगभग 50 से 70% स्टूडेंट या 50 से 70% लोग ऐसे होते हैं जो कि इस प्रकार से कंफ्यूज हो जाते हैं। जब उन्हें टर्न लेफ्ट कहा जाता है तो वो राइट टर्न कर जाते हैं, और जब उन्हें टर्न राइट कहा जाता है तो लेफ्ट टर्न। मीन्स राइट और लेफ्ट में वो भेद समझ नहीं पाते कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है। ये भी आपका क्या है, लर्निंग डिसऑर्डर का शिकार माना जाता है बच्चा। और इससे बचने के लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है ये। इससे बचने के लिए क्या करना है, बस प्रैक्टिस कराना है, ठीक है ना। कभी आप कहते हैं बेटा अपना लेफ्ट हैंड को आप करिएगा, तो वो राइट हैंड को आप कर देता है। आप उससे कहते हैं कि राइट हैंड को आप करिएगा, तो वो लेफ्ट हैंड को आप कर देता है। तो ये भी उसे लेफ्ट और राइट का एक्सपीरियंस कराएं, किस तरीके से लेफ्ट और राइट होता है। नेक्स्ट होता है साथियों, पुअर कंसंट्रेशन एंड शॉर्ट स्पैन रिमेम्बरिंग। बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जो आपके लर्निंग डिसऑर्डर के शिकार बच्चे होते हैं, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या क्या होती है कि वो पुअर कंसंट्रेशन मीन्स उनका एकाग्रचितनेस जो जिसे हम कहते हैं एकाग्रता नहीं होती है। और शॉर्ट स्पैन का मतलब होता है कि वो बहुत जल्दी किसी कार्य को या किसी भी बात को भूल जाते हैं। जैसे आपने उससे कहा बेटा जाओ ये जो अपने पापा से कहना कि मम्मी को 10 रुपए की ज़रूरत है और वो उससे कुछ सामान खरीदना चाहती हैं। अब वो बच्चा घर पे आया पापा से पैसे लेने के लिए, अब वो भूल गया कि रुपए लेने आया कि अब वो कह रहा है कि पापा मम्मी ने सामान के लिए बोला है, अब क्या बोला है ये भूल गया। अरे सामान के लिए बोला मतलब। तो ये जो इस प्रकार के बच्चों की जो हैबिट होती है, जो शॉर्ट स्पैन कहा जाता है, ये बच्चे के अंदर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है। उसे कंसंट्रेट करने के लिए साथियों क्या करना पड़ेगा, जैसे कि पेन ले लो या फिर उसकी फिंगर आप स्वयं करिए उसके साथ। आप अपनी फिंगर को देखें, फिंगर अपने सामने रख लें और फिंगर को देखें। तो फिंगर को देखने से या पेन को देखने से क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब आप फिंगर को देख रहे होंगे, सिर्फ आपको फिंगर दिखेगा, इधर उधर क्या है। जिस समय बाहर इधर उधर का सारा कुछ दिखना बंद हो जाए, समझ लीजिएगा आप कंसंट्रेट हो चुके हो। तो इस तरीके से सुबह शाम प्रैक्टिस कराएं, तो ये जो उसकी शॉर्ट स्पैन रिमेम्बरिंग होती है वो भी भूल जाएगी। और इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं बहुत ही ब्रॉड माइंड पर्सन होते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कम करते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रबल रीडिंग। अब एक बहुत बड़ी समस्या होती है बच्चों के साथ कि वो पढ़ने के साथ साथ वो पढ़ते किस तरीके से हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि लिखा हुआ डोर, DOOR डोर लिखा हुआ है, और उससे बच्चे क्या पढ़ते हैं, रोड पढ़ते हैं या रूट पढ़ते हैं, ठीक है ना। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे हम पीछे से पढ़ें या आगे से पढ़ें, ये उनके सामने समस्या। तो उसके बाद होता है लो, जैसे लिखा LOW लो लिखा हुआ है, लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं, वॉल पढ़ते हैं इसे। अब वॉल पढ़ते हैं, अब वो सोचते हैं यार वॉल भी तो एक वर्ड है। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीछे से पढ़ना शुरू कर दे। इसी तरीके से एक सेंटेंस है यहाँ पर दिया हुआ है, द डॉग्स आर नॉट बार्किंग। अब यहाँ पर लिखा हुआ है द डॉग्स आर नॉट बार्किंग, लेकिन बच्चा क्या करता है, क्योंकि वो उसे पढ़ने में प्रॉब्लम है, इसलिए वो क्या करता है, वो दा नहीं पढ़ पा रहा है, वो क्या कर रहा है, THED जोड़ देता है, वो थैड कर देता है। अब वो क्या पढ़ता है, थैड, ऑग, सार, एनो, तबा, रकिंग। अब सोचिए बच्चों या साथियों, यहाँ पर देखिए वो इस तरीके से जब पढ़ेगा तो उससे तो बिल्कुल न तो सुनने वाला उसे पढ़ा पाएगा, न टीचर उसके आगे फेल हो जाएगा, वो खुद में कंफ्यूज टीचर हो जाए आखिरकार ये पढ़ क्या रहा है। देखो उस समय टीचर को भी साथ देना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर कोई भी बच्चा है तो उसे टीचर को भी साथ देना पड़ेगा। टीचर को ये समझना पड़ेगा आखिरकार ये कंफ्यूज कहाँ से हो रहा है। वो ऐसे समय में करता क्या है कि वो ये भूल जाता है कि जो बीच में गैप है, वो गैप को भूल करके आगे जोड़ देता है। कहाँ पर गैप है, गैप का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को वो भूल जाता है। इसीलिए वो क्या पढ़ता है, डी को THE के साथ जोड़ देता है, तो वो उसे थैड पढ़ता है। और जहाँ पर डॉग से लिखा होना चाहिए वहाँ ऑग पढ़ता है। और जहाँ पर एस को AR के साथ जोड़ते हैं, ARE के साथ जोड़ देता है, लेकिन वो ARE को भी छोड़ देता है। इस तरीके से वो टोटल जितने भी वर्ड्स होते हैं सबको गलत कर देता है। तो उस समय टीचर को सिखाना चाहिए, नहीं बेटा ये जो बीच में गैप होता है, इस गैप को भी हमें समझना पड़ेगा, इतना हमें पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है। इसी तरीके से क्या होता है,
वो कई बार कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि वो पूरा जो लाइन एक सेंटेंस में लिखा हो पूरा एक बार में पढ़ना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एवरीथिंग इज नॉट गोइंग वेल नाउअडेज, लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा है, वो सभी को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। वो इतना लंबा वर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि एवरीथिंग थिंग इज नॉट गोइंग वेल नो आर डेज। तो वो बेचारा अब इतना लंबा वर्ड वो उस भाई, अब आप ये कहेंगे सर ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा कुछ बच्चों के साथ होता है। अब वो कर क्या रहा है, वो बीच में जो गैप है उसे समझ ही नहीं पा रहा है, वो उसने सबको इकट्ठा कर दिया, पूरी जितना भी पूरा एक सेंटेंस था पूरे को इकट्ठा कर दिया। अब पूरे को इकट्ठा करते करते ना वो समझ पा रहा है। ऐसे में टीचर को और पेरेंट्स को दोनों को साथ देना पड़ेगा, उसे गैप के बारे में सिखाना पड़ेगा कि बेटा ये बीच में जो गैप होता है इतना ये वर्ड है, इसके बाद ये नेक्स्ट वर्ड है, इतना ही। अब वो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टीचर्स को साथ रहना पड़ेगा ना। टीचर क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को कहते हैं कि चलो हम एक के पीछे कहाँ तक पढ़े रहेंगे, इसे छोड़िएगा आगे देखते हैं, जैसा कि एडिशन के साथ हुआ था। उसके साथ साथ क्या है, डिफिकल्ट रीडिंग स्टोरीज इन सीक्वेंस। अब कई बार क्या देखा गया है, 10th पॉइंट है कि डिफिकल्ट रीडिंग स्टोरीज इन सीक्वेंस। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कोई भी स्टोरी होती है और वो स्टोरी को सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, और वो स्टोरी सही ढंग से जब पढ़ते नहीं तो न तो जिसे वो सुना रहे उसके समझ में आती, ना उसके खुद के समझ में आती। जैसे कि यहाँ पर है, देयर वॉज अ किंग नेम्ड दशरथा लिव्ड इन अयोध्या। तो यहाँ पर एक पूरा सेंटेंस है, देयर वॉज अ किंग नेम्ड दशरथा लिव्ड इन अयोध्या। एक राजा था जिसका नाम दशरथ था, अयोध्या में रहता था। लेकिन वो बच्चा क्या पढ़ा, देयर वॉज अ किंग नेम्ड। अब उसने यहीं पर जहाँ तक उसका मन चला, वहाँ तक जहाँ तक उसका मन किया वहाँ तक उसने पढ़ लिया, देयर वॉज अ किंग नेम्ड, इतना उसने पढ़ लिया। उसके बाद उसने ब्रेक कर दिया, देयर वॉज अ किंग नेम्ड दशरथा लिव्ड इन अयोध्या, ही हैड 3 वाइफ्स named Kausalya, Kaikeyi and Sumitra. His eldest son was Rama. His second son was Bharata. His third son was Lakshmana and the youngest was Shatrugna. अब आप सोचिए, इस प्रकार के उसने सेंटेंस पढ़े हैं तो कौन टीचर समझ पाएगा, क्या वो स्वयं समझ पाएगा, क्या उसके पेरेंट्स समझ पाएंगे, कोई नहीं समझ पाएगा। तो उसे हमें क्या करना, पंक्चुएशन का नॉलेज कराना है कि बेटा ये जो पंक्चुएशन होता है उसका भी मतलब होता है, इसमें जो फुल स्टॉप है वहाँ तक सेंटेंस है आपकी, वहाँ तक अगर सांस नहीं चलती है तो उससे मतलब नहीं है। आप बीच में ब्रेक इतना मत करें जो कि आपको नया सेंटेंस ही नज़र आने लगे। तो ये भी एक डिसऑर्डरिंग सिस्टम होता है, और इस वजह से क्या होता है कि जो लर्निंग डिसऑर्डर यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इस प्रकार की कंडीशन को समझाने के लिए, इस प्रकार की कंडीशन को दूर करने के लिए, जो भी समस्याएं दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चे के साथ दोस्ती के रूप में प्रेजेंट अपने आप को करना पड़ेगा, फ्रेंडशिप के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। जब आप फ्रेंडशिप के रूप में बच्चे के साथ आते तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। अब आप देखते हैं कि जैसे कि कौन कौन जो एमिनेंट पीपल थे, बहुत ही महत्वपूर्ण लोग जिन्हें आज हम कहते हैं, वो लोग इस प्रकार की समस्याओं के शिकार हुए हैं। कौन कौन से, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन को सभी लोग जानते हैं, विश्व में सबसे तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति, जिसका IQ क्षमता सबसे तेज थी आइंस्टीन की। और वो भी आपके जो लर्निंग डिसऑर्डर है जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं उसके शिकार रहे हैं, और बाद में उन्हीं ने उनकी जो माइंड की क्षमता थी, IQ जो सिस्टम था, बहुत तेज बना, है ना। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ऐसे लोग मोस्टली जो लर्निंग डिसऑर्डर के रूप में जिन्हें हम देख लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका इस्तेमाल करते हैं, और जो हर बात को तुरंत जवाब, हर क्वेश्चन का जवाब तुरंत देते हैं, वो कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के पास क्या था कि वो लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड थे, और 3 ईयर तक उन्होंने बोलना नहीं शुरू किया था। आप सोचिए, जो बच्चा 3 ईयर तक बोलना नहीं शुरू किया था तो उसके पेरेंट्स कितने परेशान होते होंगे। लेकिन वही व्यक्ति एक दुनिया का सबसे पावरफुल IQ पर्सन बना, है ना।
उसके साथ साथ नेक्स्ट है थॉमस एडिशन। थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। वो 12 इयर्स तक आप ये समझिए पढ़ना नहीं सीख पाए थे, और बाद में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है। तो ये लोग कितने बड़े रीडिंग डिसऑर्डर या फिर लर्निंग डिसऑर्डर में रहे हैं, डिसलेक्सिया के शिकार रहे हैं, उसके बावजूद भी वो कितने महान वैज्ञानिक बने। इसी तरीके से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम आता है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे वो भी बहुत इस प्रकार की समस्या से जूझते रहे। डिसलेक्सिया उन्हें भी हो गया था, डिसलेक्सिया के वो भी शिकार रहे, इफेक्टेड रहे, इससे प्रभावित रहे, और उनका भी नाम एक पायनियर पर्सन में आता है। उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन का आविष्कार किया। तो ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बस क्या है कि अगर हमने इस प्रकार के अगर लक्षण बच्चों में दिखते हैं और हम उन्हें उसी प्रकार से सोचने लगते हैं, उसी प्रकार से देखने लगते हैं, तो वो बच्चे निश्चित रूप से इसके बहुत और ज़्यादा शिकार होते चले जाते हैं। हमें उनका साथ देना है, टीचर्स को भी उनका साथ देना है, स्कूल को भी उनका साथ देना है, पेरेंट्स को भी उनका साथ देना है। उनकी फ्रेंडशिप को बदलिएगा, उनके साथ आप खुद फ्रेंड बनिएगा, उनके साथ अच्छे व्यवहार करिएगा। उन्हें क्लास में, जैसे कि एडिशन के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी कि उन्हें क्लास से बाहर उनकी मैडम ने निकाल दिया था। तो इस प्रकार के टीचर्स को सोचना चाहिए कि इस प्रकार से बच्चों को अपने साथ कन्विंस करें और उन्हें अपने साथ रोक करके रखें, उन्हें समझें कि आखिरकार जब इनका कॉन्शियस माइंड वर्क नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि इनका अनकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड है वो वर्क कर रहा होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड को सर्च करने की कोशिश करें, किसी भी बच्चे को मूर्ख ना कहें। सभी टीचर्स के लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा है, क्योंकि समझना पड़ेगा। आपके साथ इस प्रकार के बच्चे मिलेंगे, जब पेरेंट्स के बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल पे जाएंगे, तो इस प्रकार के बच्चों को समझना पड़ेगा। टीचर्स के लिए भी ये सिखाने के लिए, सीखने के लिए बहुत अच्छा वीडियो है, और आप इसे देखें, समझें और पहचानें। और मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लगातार इस प्रकार के वीडियोस में डालता रहूँगा, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए, पेरेंट्स के लिए, और इवन बिजनेसमैन के लिए भी, एजुकेटर्स के लिए भी मोटिवेशनल स्पीच भी मैं देता हूँ, वो भी सभी आगे देखने को मिलती रहेंगी। इसलिए आपको क्या करना, सबसे पहले आज ही अभी संतोष पाल सिंह सर्च करके, और उसमें अबाउट में लिखा होगा badasocho.com, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आज ही। और चैनल को जैसे ही आप सब्सक्राइब